सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आज की हमारे जो स्पेशल जो गेस्ट आए हुए हैं डॉक्टर हरद्वार खांडेकर साहब, जो एक जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, और उनसे हम 40 मिनट विस्तार से बातें करेंगे आज की विशेष चर्चा और मुलाकात पे। खांडे साहब, थोड़ा सा आप अपना चेहरा ठीक कर लें, ठीक से कैमरा के सामने बैठे, अच्छा आ रहा है। सामने बैठे जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हरिद्वार पाटेकर साहब अपने जीवन काल में एक शिक्षक रहे हैं, लेकिन अपने जीवन काल से ही लोगों की जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर उनका रुझान रहा है, और रिटायरमेंट के बाद में वो आज लोगों के इलाज करके एक सेवा कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के फेसबुक लाइव चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सतनाम। धन्यवाद सर जी। जी। सत श्री अकाल, नमस्ते। आ, मैं आ, हर बार, हाँ, मैं अपना परिचय दूं पहले। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हरद्वार खांडेकर। मैं एक टीचर के पद पर कार्य कर रहा था और मार्च 2022 में मेरा रिटायरमेंट हो चुका है। और ये मस्तूरी थाना, जराम नगर रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़, बिलासपुर जिला। और जी। मैं अपने निवास स्थान जराम नगर में निवास करते हुए रिटायर के बाद लोगों को एक बेहतरीन सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों को रोजगार, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें एक प्राकृतिक चीज से हम लोग भटक चुके हैं और प्राकृतिक का ही यहाँ पर ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। लोग बाग पहले प्राकृतिक चीज का उपयोग कर रहे थे और प्राकृतिक चीज का उपयोग करने के बाद मनुष्य लंबी आयु तक जीवित रहते थे और तरह तरह के प्राकृतिक वस्तु का उपभोग करते थे। मानव स्वतंत्र थे। जाति पाति जैसा कि अभी वर्तमान में चला है, इसके पहले तो जाति पाति और धर्म से बिल्कुल परे था और मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं था। और उस स्थिति में तरह तरह की, ये जो वर्तमान में जो प्राकृतिक चीज से भटक चुका है आदमी, उसके परिणाम में मनुष्य को जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को बचाने का एक बेहतरीन और अच्छा उपाय और सलाह है कि प्राकृतिक चीज का उपयोग किया जाए, उपभोग किया जाए। और प्राकृतिक ढंग से रहन सहन को सुधारने से हमारा जीवन लंबी आयु और स्वस्थ रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के एक अच्छा मौका मिलता है। तो पुराने समय में एक खुले बदन, मैं थोड़ा सा पुराने हट के जा रहा हूँ। पुराने समय में खुले बदन से मनुष्य घर से बाहर निकलते थे, जिसमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। भले ही कि आदमी नहीं पढ़ा लिखा था पुराने समय में, परंतु उनके शरीर को एक विटामिन डी मिलता था और डी मनुष्य के शरीर को स्ट्रांग बनाता था और जिससे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप प्रवेश नहीं करता था। और तरह तरह की अ, बिना कीटनाशक दवा, बिना खाद की प्राकृतिक चीजों का, वस्तुओं का उपभोग करता था, जिससे मन शांत था। कोई राजनीति नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, किसी प्रकार की भेदभाव का सामना करने के मौका नहीं मिलता था उनको। जो स्वतंत्र रूप से जीवन जीकर अपने जीवन को लंबी आयु में प्रदर्शित करते थे, वह आज जैसे जैसे शिक्षित होते गए, लोग पुराने प्राकृतिक चीज को छोड़ के और आज बनावटी चीज को उपयोग करना शुरू कर दिए। और उपयोग करने के परिणाम स्वरूप उनमें जो बीमारियां पैदा हो रही है, आयु कम हो रही है, और बीमारी के लिए प्राकृतिक चीज का उपयोग न करते हुए बनावटी चीज का उपयोग किया जा रहा है, जो उसके एक जगह से उपयोग करने से दूसरे जगह को नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है।
और ऐसे स्थिति में आदमी की मृत्यु संभव है। जी, लाखों की, करोड़ों की, अरबों-खरबों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है, उसके बावजूद भी जान को नहीं बचाया जा सकता। तो इसी के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, यह मेरा वही कार्यक्रम है कि प्राकृतिक चीज़ से हमको जुड़ना है और जुड़ के अपने जीवन को दीर्घायु बनाना है। लोगों को एक रोज़गार भी मिलेगा और जीवन लंबा रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और ईश्वर का वास होता है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। भोजन में जी, सुधार करना अति आवश्यक है। जो केमिकल युक्त दवाई और दुनिया भर के केमिकल युक्त भोजन का जो उपभोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ऐसे से हमें भरपूर चाहिए कि जहाँ तक हो सके दूर रहने का प्रयास किया जाए और प्राकृतिक वस्तुओं का चीज़ों का सेवन करने से हम स्वस्थ रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हमारा धन इकट्ठा भी हो जाएगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा दिन जिएँगे और ज़्यादा दिन जिएँगे तो हम एकदम सही अच्छे रास्ता में चलने का एक मार्गदर्शन करने का शिक्षा मिलता रहेगा, शिक्षा देते रहेंगे और लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। और इसी संदर्भ में मैं प्राकृतिक चीज़ का चिकित्सा करता हूँ, जिसमें जैसे पहला है मिर्गी एक बहुत बड़ी बीमारी होता है जो आकस्मिक किसी का निधन हो जाता है। दूसरा होता है आज शादी हो गया और 10 से 15 साल तक संतान नहीं होता। ऐसे स्थिति में लोगों की अच्छा से अच्छा घराना का बेटी और बेटा के परिवार उजड़ जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है इसको निकाल दो, दूसरा ब्याह कर लो। दूसरा होता है कि मिर्गी अचानक कहीं भी उड़ जाता है किसी को और उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने निःशुल्क सेवा प्रारंभ कर दिया। आज 32 साल से लोगों का निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ और लोगों को एक मैं अपने मुँह से तो नहीं बोलता, लेकिन जीवन दान देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और प्राकृतिक चीज़ का सेवन करवाया जा रहा है ताकि उनका जो जीवन है एक नई राह की ओर जाए और एक स्वच्छ और सुंदर शरीर का निर्माण होता रहे और उनसे लोगों को एक राह मिलता रहे। अब आगे और कुछ जानकारी बताइए, पूछिए तो मैं कुछ बता सकूँ ऐसा? जी। सूरज जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जिस ढंग से आज जी, जी। आयुर्वेदिक दवाई है, एलोपैथिक दवाई है या तरह-तरह किस्म की होम्योपैथी की दवाई है, तो जितनी भी जो चिकित्सा पद्धति है, किसी ज़माने में या पूर्व के ज़माने में अगर हम देखें, तो उस समय ज़्यादा तादाद पे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तो गाँव में वैद्यराज हुआ करते थे, जिनको जड़ी-बूटी का ज्ञान था और वो बड़े से बड़े बीमारी को, बड़े से बड़े कटे हुए घाव को, यहाँ तक कि उस ज़माने में आपने देखा होगा कि अ बड़े-बड़े युद्ध हुआ करते थे, जिसमें तलवार, भाले से लोगों का शरीर ज़ख्मी हो जाता था, बड़े-बड़े घाव हो जाते थे। तो ऐसे-ऐसे रोगों का निदान जड़ी-बूटियों से किया करते थे और बड़े से बड़े बीमारी उसमें ठीक हो जाया करते थे। तो उस समय की परिस्थिति पर आज की परिस्थिति को आप एक डॉक्टर होने के नाते किस नज़रिए से देखते हैं? जी, जी। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ सर जी कि वो जो समय था बहुत सुंदर समय था और वही प्राकृतिक चिकित्सा था और वही प्राकृतिक चिकित्सा से संबंध है हमारा। और उसी के चलते मैंने ट्रीटमेंट अपना चालू किया है रिटायरमेंट में और मेरा जीवन मैं चाह रहा हूँ कि भरपूर समाज को समृद्ध करूँ और इसीलिए जगह-जगह शिक्षित बेरोज़गार बच्चों को ये प्राकृतिक जो पुरानी चिकित्सा है, उसको फिर लागू करते हुए उनको मैं भरपूर शिक्षा दे रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे लोगों को इलाज मिलेगा और सही इलाज मिलेगा, उससे मृत्यु नहीं होगा मृत्यु नहीं होगा, तो आदमी की जो सोचने, समझने, जीने की क्षमता है, उम्मीद है और वो बढ़ जाएगा और लोग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। तो जी। बेहतरीन चिकित्सा था पूर्व का, वही चिकित्सा अभी लागू करना है। जी, जी। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल हाँ। और से आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी जी, सर। कोरोना आया था, कोरोना
और उस कोरोना को लेकर के लोगों को सर्दी, जुकाम, नज़ला ऐसा वो एक सामान्य बीमारी पहले हुआ करता था, जिसको जी, लोगों ने कोरोना के नाम पे इतना डरा दिया गया पूरे देश के अंदर में और पूरे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक के भारत को पूरी एक-दूसरे से टच ना हो अ, उनको अलग-अलग जगहों में कैद कर दिया जाता था और इस बीमारी को इतना डरा दिया गया था, लोगों की मौत भी हुई इसमें व्यापक पैमाने पे। तो इस सर्दी-जुकाम को लेकर के कई लोगों ने उस समय गर्म पानी पिया, फिटकरी से गरारा करते थे, नमक पानी से गरारा करते थे। तो जो लोग उस समय घर में रह कर के भी अपनी दिनचर्या को उसी हिसाब से प्राकृतिक रूप से रखा करते थे, उन लोगों को ज़्यादा कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं हुआ। तो इस जो भयावह बीमारी को लेकर के अमेरिका, चीन, जापान देश दुनिया भर में इतना दहशत का माहौल हो गया था। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पांडे साहब। जी, जी। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा के अभाव में वर्तमान जो चिकित्सा बनावटी चिकित्सा जिसको कहा जा रहा है, तो बनावटी चिकित्सा के ही चलते लोगों का जान गया है। अब वास्तविक में अगर प्राकृतिक चिकित्सा उस समय किया गया होता, तो बिल्कुल आदमी की मृत्यु नहीं होती और इसको हौवा के रूप में लोगों ने भ्रमित किया गया और इसके पहले ये तो बुराई हो जाएगा, ये बार-बार लोगों की जनसंख्या को कम करने का एक अच्छा उपाय था, अच्छा मौका था। अब ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, चेचक जैसे गंभीर बीमारी जो विश्व में कहीं इसका इलाज नहीं होता था, ऐसे बीमारी का उपचार करके ठीक करते थे वैद्यराज जड़ी-बूटी के माध्यम से। तो वो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है ये कोरोना, जिसको हौवा के रूप में लोगों को डरा दिया गया, धमका दिया गया और आधा भय के कारण चलते लोगों की मृत्यु भी हो गई, अभाव में। तो ये अभाव उचित नहीं था और प्राकृतिक चिकित्सा अगर इसका किया गया होता, तो सभी स्वतंत्र रूप से वही चीज़ है, जो रोड में भीख माँग रहा है, पागल है, उसको कोरोना क्यों नहीं हुआ? एक गरीब आदमी का बच्चा निर्वस्त्र घूम रहा है, जिसमें स्नान नहीं किया है, कीचड़ में, धूल में, उसको कोरोना क्यों नहीं हुआ? उसको भी तो कोरोना आना चाहिए। जो भीख माँग के गली-गली, वही हॉस्पिटल, वही थाना, वही रोड किनारे घूमा करते थे, माँग के खाते थे, उन्हीं के जूठा को खाते थे, तो भी उनको कोरोना नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि लोगों को डरा-धमका के जनसंख्या को कम करने का एक अच्छा अवसर मान के लोगों को अभाव में मार दिया गया। जो अस्पताल गया मतलब वो ज़िंदा नहीं वापस आया। जी। मैं चाहूँगा कि जी जो सर। प्राकृतिक चिकित्सा से संदर्भ में आप किस ढंग जी। से लोगों को निरोग रखा जा सकता है? उसके कुछ लक्षण, कुछ उपाय आपके माध्यम से लोगों को एक सलाह मशविरा के रूप में हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? तो मैं चाहूँगा कि जो आप प्राकृतिक चिकित्सा की बार-बार बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़े विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएँ कि वो प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे अपने जीवन में अपनाएँ और निरोग रहें? जी, जी। चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न है सर जी। अ, मैं समस्त मानव जीवन के लिए एक संदेश भी है और मैं 64 साल की उम्र में अभी स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ एक सुझाव कि हर मनुष्य को समय पर भोजन, जी, शुरू में समय पर उठना और समय पर स्नान करना, समय पर भोजन करना और समय पर काम करना और काम करने के बाद उनको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना। इससे शरीर की जो ऊर्जा है उसको बनाए रखता है, पाचन शक्ति को बनाए रखता है, शरीर हीट नहीं होता और बहुत ज़्यादा पानी पीने से पथरी रोग, हार्ट रोग, लीवर रोग, ऐसे-ऐसे गंभीर और कीमती और बहुमूल्य हमारे जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, ऐसे रोगों को ऐसे पार्ट्स को बचाया जा सकता है। और समय पर भोजन करके समय पर आराम चाहिए और इसका भोजन में प्राकृतिक वाला भोजन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला है, मैं हर आदमी को बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि हमारा प्राकृतिक और समुद्री नमक था, जिसको हम भूल चुके हैं।
गवर्नमेंट भी उसको दूर कर दिया है, वैज्ञानिकों ने दूर कर दिया है कि सफ़ेद नमक खाइए और जो गाढ़ा नमक आता था प्राकृतिक अ, समुद्री नमक, उसको बंद करवा दिया गया। जबकि वही हमारा ओरिजिनल नमक था, उसको खा के हमारे बुजुर्गों ने कई 100 साल ज़िंदा रहे और निरोग रहे। लेकिन आज उस नमक को बंद करके केमिकल युक्त नमक पीसे और सफ़ेद नमक का उपयोग करने से हमारा हड्डी कमज़ोर होने लगा और ये जो थायरॉइड बढ़ रहा है एकदम गंभीर रूप से और बीपी भी बढ़ रहा है। और दूसरा सफ़ेद है शक्कर, हमारा नेचुरल और प्राकृतिक है गुड़। गुड़ का उपयोग करने से उसमें संपूर्ण प्रकार की विटामिन्स भरा हुआ है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में है, जो हर महिला या पुरुष को उसे सेवन करना चाहिए। आज मैं वही शिक्षा दे रहा हूँ, शक्कर के किसी भी प्रकार के उपभोग नहीं करना है। और तीसरा चीज़ है सफ़ेद मैदा। अंग्रेज़ लोग यहाँ जब हमारे भारत देश में आए थे, उस समय उन्होंने लोई अर्थात गोंद बनाकर चिपकाने का काम करते थे। अब उसको आज वो छोड़ के चले गए। हमारे देश के लोग आज उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जो बाहर में चिपकाने का काम करता है, वो अंतड़ी में 18 दिन तक चिपक के सड़ता है और वो गंभीर रूप से बीमार को पैदा करता है, बैक्टीरिया पैदा करता है और उसमें आदमी लगातार कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। चौथा चीज़ है तेल, गाढ़ा तेल और थोड़ा डार्क में हो रहता है, ऐसे तेल का उपयोग करने के बजाय लोग फ़िल्टर वाला, रिफ़ाइन वाला तेल खा रहे हैं, जो टैबलेट का तेल है, पाम ऑयल है, जो बहुत रूप से हमारे ब्लड के सर्कुलेट को, ब्लड संचार को, रक्त संचार को ब्लॉकेज कर रहा है, बाधित कर रहा है। ऐसे में लोगों को शुगर, गैस्ट्रिक, हड्डी नसों का जो दर्द होना या हार्ट अटैक होना ऐसे बीमारी का वो प्रमुख कारण है। इसलिए निवेदन है कि गाढ़ा तेल अर्थात सरसों जैसे तेल का उपयोग हमेशा करने से आदमी स्वस्थ रह सकता है। वह सरसों जैसे तेल को हमारे हार्ट में फ़िल्टर के काम करता है, जो हमारे ब्लॉकेज नहीं होने देता, तो उससे किसी भी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं होती और मनुष्य को पैदल कम से कम 5 किलोमीटर डेली चलना चाहिए। तो इसीलिए समय पर सोना, समय पर खाना, अस भरपूर मात्रा में अधिक से अधिक पानी पीना और शाकाहारी का सेवन करना, नशा से दूर रहना, यही मेरा मुख्य सिद्धांत है। अब ये शिक्षा मैं गाँव-गाँव और नए लोगों को, बच्चों को जो शराब का सेवन, मांसाहारी और जो मोबाइल का ज़्यादा उपयोग ना करते हुए उससे दूर रहने का उपाय किया जा रहा है क्योंकि हमारे अभी उस समय भी ज़िंदा रहते थे अधिक समय तक, आज दुनिया भर के माइग्रेन, नेत्र और दुनिया भर की बीमारी को पैदा करने का भी कारण ये मोबाइल है। इसलिए प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा उपभोग करने से आदमी स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु रह सकता है। सर जी। जी। जैसा कि आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो शरीर में, पैरों में, तालुओं में जो एक पुरानी परंपरा थी, जैसे कि आज हम जूते-चप्पल पहन कर के हर हमेशा कहीं भी निकलते हैं तो बिना जूते-चप्पल के। पहले के लोग खेतों में या कटीली जगहों में, पत्थरों में कहीं भी चलते थे तो उनका पैर इतना मजबूत था और उनको शुगर, बीपी जैसे बीमारी देखने को नहीं मिलता था। आज दिनों-दिन लोगों की जो दिनचर्या बदल गई है, इसके कारण शुगर एक ऐसी बीमारी है जो 90% लोगों को शुगर जैसे बीमारी, चुकंदर जैसे बीमारी, जैसा कि आपने कहा खान-पान के कारण भी पेट में बीमारी होती है और आपने अभी पानी की भी बात कही, तो शुद्ध पानी भी लोगों को पीने के आज कई क्षेत्रों में नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं खान-पान, रहन-सहन को लेकर, लाइफ़स्टाइल को लेकर लोगों में बदलाव आया है और यही कारण है कि आज शहरी क्षेत्रों में लोगों को ज़्यादा बीमार देखा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो शुगर जैसी बीमारी है जो दिनों-दिन बढ़ती चली जा रही है, हर घर में, हर परिवार में शुगर की बीमारी व्यापक पैमाने पे है और शुगर से लाखों-लाखों लोग
मर जाते हैं 1 साल। मैं चाहूँगा कि इस बीमारी के संदर्भ में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन। जी, जी। अ, अब उसके लिए तो प्रमुख क्या है कि ना हो, पहला शुगर एक गंभीर बीमारी है और ये इसका इलाज ही नहीं होता। एक तो एक राहत के लिए डॉक्टर लोग दवा लिखते हैं कि इंसुलिन बनाने का। हमारे जो पेनक्रियाज है, वो तरह-तरह के केमिकल युक्त भोजन और समय पर सोना नहीं, अधिक समय तक भूख सहना, अधिक खाना, जैसा मन में पाए वैसे खाते रहना, खाते रहना। तो उसमें ये जो हमारा लीवर है, किडनी है, वो बराबर काम नहीं कर पाता और जिसके कारण पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन नहीं बना पाता और इंसुलिन नहीं बनाने की वजह से उनको शुगर हो जाता है और जीवन भर वो भटकते रहता है और अंत में उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु का कारण डॉक्टर है। मैं डॉक्टर को ठोस बात बोलूँगा कि डॉक्टर ही है जो आदमी भगवान समझता है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुश्मन है। उनके पास कोई इलाज ही नहीं है। हर आदमी को समय पर सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, प्रातः। खाट में बैठ के उसको बा पानी पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम है और जो टूल्स है, जो शौच के जो सिस्टम है वो बराबर जाएगा। पेट जब साफ हो जाएगा तो ये समझिए हमारा शरीर निरोग हो गया। दूसरी बात, पानी की मात्रा अधिक बढ़ाने के बजाय जो अभी तरह-तरह की कीटनाशक दवाई छिड़काव हो रहा है, खाद हो रहा है, केमिकल युक्त बड़े-बड़े कारखाना, फैक्ट्री से पानी निकल रहा है। वो सोखता होके ज़मीन के अंदर जा रहा है और पुनः हम उसको पेय पदार्थ के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उसके लिए है कि पानी को गर्म कर दिया जाए और ठंडा होने पर उस पानी का पूरे परिवार को उपयोग कर दिया जाए। दूसरी बात कि खुले पैर जहाँ तक हो सके चलने का प्रयास करें। नंगा पैर, खुले पैर चलने से हमारे शरीर में जो अर्थिंग की धरती से जो पृथ्वी से जो मिलने वाला अर्थिंग है, हमारे शरीर को बराबर मिलना चाहिए। कम से कम आधे घंटा कम से कम शरीर में सूर्य का प्रकाश भी पड़ना चाहिए, जिससे शरीर में के इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। और जहाँ तक हो सके मैं बताया हूँ आपको कि 4 चीज़ें परमानेंट सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा और जो रिफाइन तेल इसको परमानेंट बंद कर दिया जाए और ये जो नशा है उसको बंद कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से शुगर की बीमारी से आदमी बहुत कोसों दूर रह सकता है और अपने आप को बचा सकता है वो। ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है और मैं दावा करता हूँ कि आदमी डेली पैदल 5 किलोमीटर पैदल दौड़े और 5 किलोमीटर वापस आए, तो निश्चित रूप से उसके शरीर के जो टॉक्सिन है, ज़हर, भोजन पानी से मिलने वाला जो ज़हर है, हमारे शरीर में निकल नहीं रहा है और ऊपर से मेहनत करना बंद कर दिए हैं सब। जिसके चलते में पसीना निकलने का थोड़ा हो रहा है, तो आदमी कह रहा है कि हमको क्या चाहिए? पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। अब वो क्या है पसीना जब निकल नहीं रहा है, मतलब ज़हर हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो धीरे-धीरे, धीरे करके वो हमारे शुगर को बढ़ावा दे रहा है और एक दिन आदमी शुगर का मरीज़ बन जाता है और डॉक्टर बोलता है कि जब तक जियोगे दवाई खाना पड़ेगा। और मैं समस्त श्रोता लोगों से एक मेरा सवाल है कि ऐसा क्या चीज़ है जो जब तक जियोगे खाना पड़ेगा? भोजन। आदमी को है कि जब तक जियोगे भोजन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं कि बीमार है, शुगर है, बीपी है, थायरॉइड है, तो उसको बोलते हैं डॉक्टर जब तक जियोगे खाना पड़ेगा। मतलब उसके इलाज सफल नहीं है। आप तर्क लगा के देख लीजिए मेरे बातों पर कि अगर उसका इलाज सफल होता, तो कहीं पर चोट लग गया, तो चोट लग गया, कट गया, ब्लड निकल रहा है, उसको पट्टी, मलहम, इंजेक्शन, गोली, दवाई करके ठीक कर दिया जाता है। क्या उसको जीवन भर दवाई खिलाया जाता है? नहीं। जब नहीं खिलाया जाता, तो वही अघात जो पेनक्रियाज है हमारा, इंसुलिन बनाता है, ऐसे को भी ठीक करने का उसका अ, उ उ उपाय खोजना चाहिए, उपचार करने का एक तरीका खोजना चाहिए, ना कि जीवन भर दवाई। और उस दवाई के चलते लोगों की हार्ट, लिवर, किडनी डैमेज हो रहा है,
बिगड़ रहा है, जिसमें आदमी की जल्दी मृत्यु हो रहा है। सर जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने शुगर के बारे में अभी बताया, ज्यादातर हम देखते हैं कि खान पान के कारण पाइल्स, मुकद्दर, लोगों को शौच जाने में तकलीफ, इसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ परामर्श और सलाह दें। जो मुकद्दर और जो पाइल्स, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, इसको लेकर जो कब्जियत रहती है, जिसका मतलब काफी पैमाने पे इस बीमारी को हम आज भी देखते सुनते हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आप सलाह दें। हाँ, जी, जी। मैं पुरानी बात पुनः फिर तीसरी बार दोहरा रहा हूँ कि समय पर सोना, समय पर खाना और ज़्यादा तेल, ज़्यादा मिर्चा, ज़्यादा मसाला और ये मांसाहारी और रेशे युक्त भोजन, ज़्यादा करके सलाद खाएँ, तो उसका पेट कभी खराब नहीं होगा। जब पेट खराब नहीं होगा, तो क्लियर मौसम भी हो जाएगा। पेट जब साफ रहेगा, क्लियर मौसम होगा, तो उसको बीमारी नहीं होगा और दूसरा बवासीर भी नहीं होगा। और जो हमारे पेट का सिस्टम बिगड़ता है, तभी आदमी बीमार पड़ता है और बवासीर होता है, जिसको एक बार क्या 50 बार ऑपरेशन कराने से भी उसको सफलता नहीं मिलता, क्योंकि सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है पेट का, जिसके चलते वो बीमारी हो रहा है। इसलिए भोजन के पश्चात हर समय सुबह हो या दोपहर हो या रात में हो, अ, हरा-बहेरा आँवला और सेंधा नमक, इसको एक पाउडर बना के रोज़ मुँह में 1 चम्मच डाल के उसको समय तक चबाते रहिए और फिर गर्म पानी पिएँ, तो निश्चित रूप से पाचन शक्ति बढ़िया रहेगा, मौसम भी क्लियर होगा, पेट साफ होगा, वादी नहीं होगा और ना ही उसको बवासीर होगा और ना ही उसको माइग्रेन की बीमारी होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी सामने आएगा। जी। जी सर। जैसा कि लोगों को कहा जाता है कि पानी अधिक पीना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि पानी को पीने का जो तरीका है, सही तरीका है, इस पर थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो बताइए कि आप सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरी और कहते हैं कि जी, एक स्वस्थ आदमी को 8 लीटर पानी पीना चाहिए। तो 8 लीटर जी, पानी वो किस किस टाइम पी सकता है, और जी, उसको कैसे, मतलब 8 लीटर को दिन भर में वो पी सकता है? जी। सुबह तो 2 गिलास पीना ही पड़ेगा, गुनगुना पानी मैं बताया हूँ। और जी। उसके बाद भोजन करते समय पानी कम से कम मात्रा में उपयोग करें, ताकि उसका डाइजेशन या हाजमा शक्ति बराबर काम करे। ज़्यादा पानी पीने से हाजमा शक्ति काम नहीं करता भोजन करते समय, इसलिए कम से कम पानी पिएँ और भोजन करें और भोजन करने के ठीक 1 से डेढ़ घंटा बाद 1 गिलास, आधा गिलास, गिलास, गिलास करके उसको पीते ही रहना चाहिए, जिससे डाइजेशन बढ़िया हो और जिस जगह में उसका टेम्परेचर ना बढ़े, उसका बीपी ना बढ़े, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और जब पानी जब ज़्यादा पिएगा तो पथरी नहीं होगा और ना ही उसको पथरी की बीमारी होगा, इसलिए कि ज़्यादा पानी पीने से उसको यूरिन ज़्यादा होगा, पेशाब ज़्यादा आ जाएगा। जब पेशाब ज़्यादा जाएगा, तो किडनी में बढ़िया छन्नी का काम करेगा, कहीं भी स्टोरेज नहीं होगा, तो गाँठ नहीं पड़ेगा और ना ही पथरी होगा और ना ही उसका किडनी खराब होगा। जी। ठीक सर? जिस दिन से आज के समय में हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, आँख की बीमारी को लेकर के भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा परामर्श करें कि आँखों की और जो दाँतों की बीमारी, वो ज़्यादातर लोगों को देखी जाती है, दाँत की बीमारी और आँखों की। बहुत छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा हम देखते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सलाह दें। विटामिन ई युक्त जो भोजन है, माँ को अधिक से अधिक गर्भ के समय खाना चाहिए और विटामिन युक्त ई हमारे शरीर के हमारे नेत्र के लिए बहुत लाभदायक है, ताकि आने वाले समय में जैसे पैदा होता है उस समय जो माँ के स्तन से निकलने वाला पहला जो दूध होता है, उसका सेवन बच्चे को अधिक से अधिक मात्रा में कराना चाहिए। बहुत लोग खराब दूध जमा हुआ है, जिसको पेयूष के रूप में जाना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसे को निचोड़ कर फेंक दिया जाता है, जबकि वो बच्चों के आँख के लिए
और पूरे शरीर के लिए, कैल्शियम के लिए, मजबूती के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत सुंदर काम करता है वह। तो माँ को, गर्भवती माँ को जब पेट में रहती है बच्चे का, तो उसको अधिक से अधिक विटामिन ई का उपयोग करने से वह बच्चा विटामिन ए और ई और फलों का ज़्यादा सेवन करने से उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, ना ही नेत्र खराब होगा। और ये जो पैदा होने के बाद शुरू से बच्चों को भोजन के पूर्व ब्रश या दातुन और ये तरह-तरह के केमिकल युक्त पेस्ट, मंजन का उपयोग न कराते हुए अगर उसको प्राकृतिक रूप से दातुन का उपयोग करा जाए, तो निश्चित रूप से उसका दाँतों में शांति या कोई बीमारी नहीं होगा। पुराने बुजुर्गों का, हमारे दादा-परदादा लोगों का दातुन का उपयोग करने से उसके दाँत मजबूत होते थे। मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके दाँत टूटता नहीं था, ना दाँत में कोई खराबी आती थी। आज साल भर के बच्चे का दाँत आना शुरू हुआ, तो सड़ना, दर्द होना, किनकिनाना, रक्त खून निकलना, तरह-तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। वह है ज़बरदस्ती पेस्ट में इतना गंभीर रूप से केमिकल डाला जाता है कि कीटनाशक दवाई जो पेड़-पौधा, साग-भाजी में छिड़काव किया जाता है, कीड़े-मकोड़े को मारने के लिए, वह कीटनाशक दवाई पेस्ट में मिलाया जाता है और वह पेस्ट हम मुँह में जैसे लगाते हैं, लार निकलता है और लार पाचन ग्रंथि से जाके उस हमारे मसूड़ा को खराब करता है और जिससे दाँत नष्ट हो जाता है और बहुत जल्दी कम उम्र में टूट जाता है। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक दातुन का उपयोग किया जाए, ना कि पेस्ट का उपयोग करें और बच्चे को जी। भरपूर सिखाया जाए, तो शायद ये अ, दाँत से संबंधित कोई बीमारी है उससे छुटकारा मिल सकता है। जी, जी डॉक्टर सर। साहब एक और हम देखते हैं कि एक कहावत भी कही जाती है कि शहरों की दवा और गाँव की हवा। जी, जी। तो जैसे पर्यावरण आज प्रदूषित होती जा रही है, जैसा कि दिल्ली का जो पर्यावरण है वो लोगों को रहने लायक नहीं है, ऐसा वहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं। इतना प्रदूषित जी, शहर हो चुका है कि वहाँ की जो आबो-हवा है जिससे जो जवान-जवान बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, उनको एलर्जी, खुजली, आँख में जलन, ऐसी बीमारियाँ शहरों में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि दिनों-दिन आप देखते होंगे कि जंगल कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। अभी कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि कितना शहरों के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और लोगों को उससे मौत भी हुई है। तो इस दिन से जी, जी। जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उससे हमारे जीवन के ऊपर में असर तो होता ही है, लेकिन इससे भी आज के जो दूषित पर्यावरण और स्थिति है जो वातावरण है, जो पर्यावरण है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे दर्शकों को, हमारे आने वाले न्यू पीढ़ी जनरेशन को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी सर। निश्चित रूप से जो बड़े-बड़े महानगर है, वो एक तो सघन हो गया है, प्राकृतिक चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं और प्राकृतिक जो शुद्ध हवा है, मिट्टी है, पानी है, जल है, वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। अब जिसके चलते वहाँ निश्चित रूप से दूषित होगा। दूसरी बात, प्राकृतिक चीज़ का जो उपयोग नहीं करने से जो बनावटी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो चेहरे की खराबी, बालों की खराबी, आँखों की खराबी, दाँतों की खराबी मैं पहले बताया हूँ कि प्राकृतिक चीज़ का उपयोग वहाँ बंद हो चुका है। गवर्नमेंट चाह रही है, सरकार, कि अधिक से अधिक लोगों को बेवकूफ़ बनाएँ, जनसंख्या कम हो, मृत्यु ज़्यादा हो और तरह-तरह के उपयोग करें और उपयोग करने के बाद उसका क्षति हो जाए। तो सरकार भी चाह रही है कि देश-विदेश से कंपनी आए और बर्बाद कर दिए, तो मुझे कम लोगों को पालन-पोषण करना पड़े। इनका मुख्य मकसद वही है, मेन जड़ बता रहा हूँ मैं। दुनिया भर के बातें हो रही है कि दुनिया भर के कंपनी को बुलाकर ऑफ़र किया जा रहा है कि देश-विदेश की कंपनी को लाओ और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, अपना धंधा अपनाओ और मुझे पैसा दो।
तो लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चीज़ का भरपूर उपयोग करें, पेड़-पौधा अधिक से अधिक लगाएँ, जल को शुद्धिकरण करें और गवर्नमेंट केवल कागज़ में सीमित हो जाता है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी की दुर्गति हो रही है और सरकार फुर्सत में सो रहे हैं। कहीं पर बेटी बचाओ का कार्यक्रम नहीं अपनाया गया, जबकि नारा लगाया जा रहा है, कार्यक्रम अपनाया जा रहा है, लेकिन उसका सुरक्षा नहीं किया जा रहा है। तो उनका एक कागजी कार्यवाही है, उनको करने चाहिए, लेकिन हमको हर मनुष्य को अपने आप में आपस में सलाह होकर, संगठन होकर और सुझाव होना चाहिए कि अधिक समय प्राकृतिक का उपयोग करें और जो बनावटी चीज़ का उपयोग करना बंद करें, तो निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को लाभ होगा और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही मृत्यु हो पाएगी। तो जी। इसलिए प्राकृतिक जितना ज़्यादा हो सके स्वस्थ रहने का एक अच्छा उपाय है कि प्राकृतिक चीज़ का उपयोग करें, उपभोग करें और प्रकृति से मिलकर रहने का भरपूर प्रयास करें। जी। जी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरिद्वार हर्टिककर साहब, लेकिन मैं लास्ट में जो आपने कई बार रिपीट किया है कि प्राकृतिक रूप से जो मौसमी फल है या जो शुद्ध खान-पान है, उसको दिनचर्या है, उसको अगर ठीक कर लें, तो इंसान को एक स्वस्थ निरोगी काया मिल सकती है। योग की बात हमारे आज की इस परिचर्चा पर कम हुई है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा योग के बारे में भी हमारे दर्शकों को लास्ट सवाल के रूप में आज के अंतिम संदेश के रूप में, क्योंकि जब शरीर हमारा जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में जकड़न हो जाता है और शरीर का संचालन के लिए शरीर का खून का संचार होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत शरीर और जैसे श्रमिक लोग होते हैं, जो शरीर का मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को बीमारी कम होती है। आजकल देखते हैं कि एसी में सो रहे हैं, गद्दे में सो रहे हैं, सुख-सुविधा के साधन बहुत लोगों को मिल चुकी है। तो जो मेहनतकश लोग हैं, उनको ज़्यादा बीमारी कम देखी जाती है, लेकिन जो सुख-सुविधा भोगी हैं, उनको ज़्यादा बीमारी देखी जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर जी, जी। ये जो लोगों का जो जीवन स्तर बदल चुका है, वही बता रहा हूँ कि प्राकृतिक से हटने के बाद ये जो समस्या पैदा हो रही है उस समस्या को निदान के लिए प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा, हर आदमी को जुड़ना पड़ेगा। और नहीं जुड़ने से ये तरह-तरह की बीमारी का सामना करना पड़ेगा हर आदमी को। इसलिए मेरा बार-बार निवेदन, अर्ज़ी-विनती, सुझाव है कि प्राकृतिक से मिल के रहें, जुड़ के रहें, समय पर उठें, 2 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना है हर आदमी को, जैसे उम्र के अनुसार और उसके बाद जब पेट साफ हो गया, तो उसके बाद हर आदमी को पैदल चलना चाहिए बिना चप्पल का। बिना जूते का कोशिश किया जाए और चलने के बाद उनमें शरीर में पसीना आना चाहिए और दूसरा है शरीर के अंग जाम ना हो, इसलिए योग, व्यायाम, कसरत करते रहना चाहिए उसको। ये जो अभी इसके पहले आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े-बड़े संत महात्मा जैसे गुरु घासीदास, गुरु नानक, इन्होंने तरह-तरह के योग, व्यायाम, कसरत जंगल जाके, पहाड़ में जाके, पर्वत में जाके, स्वतंत्र रूप से खुले वातावरण में प्रकृति का आनंद लेते हुए उन्होंने योग, व्यायाम, कसरत किया और करने के बाद दीर्घायु अपना जीवन को बनाए। जी। खांडेकर जी, आपकी आवाज़ जी, उसमें कोई जी। जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा। हर आदमी को चाहिए कि पुराने जो स्थिति के साधु, संत, महात्मा हमारे ख़ास करके छत्तीसगढ़ में लोगों को बताया गया था कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जैसे लोगों को शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया है। क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं था, इसलिए वो नामकरण नहीं कर पाए, लेकिन वो स्वस्थ रहने का मूल मंत्र सिखाया
कि प्रकृति से जुड़ के रहो, प्रकृति से मिल के रहो और अपने शरीर को स्वस्थ रहो और स्वस्थ रहकर जीवन को लंबा दीर्घायु बनाइए। ये है जी, और ठीक है सर? जी। तो आज की इस परिचर्चा को हमारे साथ साझा किए डॉक्टर हरद्वार खंडेकर साहब, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और उन्होंने काफ़ी विस्तार से जीवन में निरोगी रहने के संदर्भ में विस्तार से बातें कही है, कई रोगों के निदान के बारे में और खान-पान के बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं। आने वाले समय में फिर हम खांडेकर साहब से स्वास्थ्य जीवन की राज को लेकर चर्चा करेंगे, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देने से पहले अ, हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि आज की ये परिचर्चा आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ। हम बीच में डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर हरद्वार पांडे साहब का उनका नंबर भी हम दे देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उनके पर्सनल नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनके घर में भी जाकर के आप अपने रोगों की उपचार करवा सकते हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का और मेघराज सिंह जी का, जो अमेरिका में रहते हैं, फेसबुक लाइव में उन्होंने हमें समय मुहैया कराया, उनका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब को दिया और समय दिया। और मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर, जहाँ सोने का समय होता है, 10 रात का 10 बजने वाला है, उन्होंने अपना समय निकाल कर के आज के इस लाइव प्रोग्राम में अपना समय निकाल कर के हमारे दर्शकों को अपना सुझाव दिए हैं स्वास्थ्य रहने के संदर्भ में। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर हरद्वार पांडे साहब का। बहुत-बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया बोलने का इस पैनल पर, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे।